अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मशरिक़ वुस्ता में जंग अब एक संजीदा और पेचीदा मरहले में दाखिल हो गई है। सबके जहनों में ये सवाल है कि अमेरिका और इसराइल का अगला हदफ क्या होगा। मिज़ाइल हमले होते रहे। गुज़श्ता 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ईरान, जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि शायद पहले ही झटके में, पहले ही हमले में इसराइल ने ईरान की मज़ाहमत की तमाम तर सलाहियत मफकूद कर दी है, लेकिन 18 घंटे के वक्फे के बाद ईरान की तरफ से जो हमलों का सिलसिला शुरू किया वो अब भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान पाबंदियों में जकड़ा हुआ ईरान कब तक मज़ाहमत कर सकता है। कौन सी इलाकाई कुव्वतें हैं जो ईरान को इस मामले में हेल्प आउट कर सकती हैं। और साथ ही हमने देखा कि एक मरतबा फिर इसराइल ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के सीनियर तरीन कमांडर अली शादमानी, उनको शहीद कर दिया गया है। वो चीफ ऑफ वॉर स्टाफ थे। आखिर ईरानियन रैंक्स में किस किस्म के जासूस मौजूद हैं, किस तरीके से इसराइल की इंटेलिजेंस इस कदर कारगर है कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वो तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर आज प्रोग्राम में बात होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब इस तमाम मामले पर सवाल किया गया कि आखिर इसकी एंड गेम है क्या, ईरान से चाहते क्या है, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for? An end, a real end, not a ceasefire. An end, so something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. That's okay too. Are you गिविंग अप एंटायरली, अ कंप्लीट सरेंडर जो ईरान से मांगा जा रहा है। अमेरिका खुद इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार नज़र आता है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या अगर ईरान की तरफ से मज़ाहमत ख़त्म हो जाती है, ईरान में मुमकिन तौर पर रजीम चेंज का हदफ पूरा कर लिया जाता है, या फिर ईरान को बज़ोर ताकत दीवार के साथ लगा दिया जाता है, तो क्या फिर मिडल ईस्ट को रीडिज़ाइन किया जाएगा, उसका जोग्राफिया तब्दील होगा, बॉर्डर्स तब्दील होंगे, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी मिडल ईस्ट में। ये वो सवाल है जो हर एक के जहन में मौजूद है। और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, पाकिस्तान इसके जो असरात हैं उनसे महफूज नहीं रहेगा। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस रॉकेट करने लगी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और उसका बर्nt ऑलरेडी पाकिस्तान में आना शुरू हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा नपा तुला और एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया। आगाज़ में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया कि ईरान के पास हक़ के दिफा मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत राइट टू सेल्फ डिफेंस ईरान के पास मौजूद है। और इसी हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया, वो बयान उसने आलमी सुर्खियाँ बनाई कि पाकिस्तान हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे, या किसी और अदारे पे, या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ने सफारती मदद की यकीन दहानी कराई, लेकिन इसको मिसकॉन्स्ट्रू किया गया कि जैसे पाकिस्तान का असलहा, पाकिस्तान का आर्सेनल, पाकिस्तान का एटमी असलहा ईरान के डिस्पोजल पे मौजूद है, कि शायद पाकिस्तान भी इस जंग में कूद सकता है। इसको क्लैरिफाई किया वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने। लेटेस्ट हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। इसराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानियों में अक्सर लोग ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे गुज़श्ता कुछ अरसे से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं, लेकिन इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है, और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे। और जो इसराइल ने भी ज्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत
जुल्म है। ये तो ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब सवाल है और बजा तौर पर मौजूद है, गुज़श्ता माह जब इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मासूम लोग जान से गए, उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सवालात किए गए, पूछा गया इंडियन जारियत के बारे में, उस वक्त उनका रद्द-ए-अमल क्या था, देखिए। ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। ये सब हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जवाब में थी सिर्फ और सिर्फ खामोशी। ये तमाम मामलात पर भी बात होगी, साथ में बजट का मामला है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बआसानी ये बजट पास करा पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाइब्स जो आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? तमाम मामला पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब फैसल चौधरी साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और डिफेंस एनालिस्ट जाहिद, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद महमूद साहब, आगाज़ हम ज़ाहिर है कि हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जंग जिसके असरात उससे ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया तक उसके असरात पहुँचेंगे, लेकिन पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर, पाकिस्तान तक ये असरात ज़रूर आएंगे। दो मामला जिन पर मैं एक ख़ुसूसन आपका कमेंट चाहता हूँ, तो ये कि ईरान कई दिहाइयों से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था और उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और एक के बाद एक उनके टॉप मिलिट्री ब्रास का इस तरीके से निशाना बना दिया जाना, ये क्या जाहिर करता है? क्या मोसाद वाकई उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इस कदर स्ट्रॉन्ग है और वो इतना डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं ईरानियन सिस्टम में कि उनके लिए ये सब कुछ आसान है? और दूसरा, एंड गेम आपके ख्याल में क्या है? इसराइल और अमेरिका के जहन में इस लड़ाई को आगाज़ करते हुए कुछ अहदाफ तो होंगे, पॉसिबली वो क्या है? क्या ईरान की सिर्फ जोहरी सलाहियत को ख़त्म करना है, मुमकिन तौर पर उनका एटम बम बनाने की सलाहियत को ख़त्म करना है, या इससे बढ़कर कुछ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और चौधरी साहब को और हुज़ैफ़ा रहमान साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, आपने अभी बात की है कि जी इजराइल, ये जो जंग है वो फैल के पाकिस्तान में आ सकती है। लेट मी करेक्ट यू, और मुझे मैं ये समझता हूँ कि ये आ नहीं सकती। जंग पाकिस्तान से शुरू हुई थी। जो हिंदुत्व की आरएसएस की जो एप्लीकेशन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इजराइल का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह कर दूं कि देखिए, जब प्रॉक्सी इंडिया हमारे खिलाफ कर रहा था, आरएसएस, इसको इंडिया भी ना कहें क्योंकि ये नेशनल ऑब्जेक्टिव इंडिया का है या नहीं है जरूर, लेकिन इस लिहाज से नहीं था। ये प्रॉक्सी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये संघ परिवार का, जी आरएसएस का हिंदुत्व माइंडसेट का एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने की हुई थी। सही। प्रॉक्सी वॉर की वजह से दे हैड क्रिएटेड अ सिचुएशन इन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में किसी सिचुएशन क्रिएट की, और उसके बाद उन्होंने इसको समझते कि एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो ईसा नकवी साहब, इसको इजराइल ने इनको पुश किया। जब आप प्रॉक्सी वॉर कर रहे होते हैं तो प्रॉक्सी वॉर के दरमियान में आप मिड में आप आके कन्वेंशनल फोर्सेस कभी इस्तेमाल नहीं करते, या शुरू में की जाती है या आखिर में की जाती है। ये जो मिड में क्यों हुआ है? मिड में इसलिए हुआ है कि इजराइल ने उनको कहा कि जी मैंने जो ईरान की जो प्रॉक्सीज है, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल एक चीज पे उन्होंने की कि इसका तो मैंने दांत निकाल दिए हैं, लेबनान को मैंने रिड्यूस कर दिया है, सीरिया की सिचुएशन रिड्यूस कर दी है, इसकी जो स्पोर्ट बेस है अभी हुतीज है उनको हम डील कर रहे हैं, तो मैंने ईरान के ऊपर तो हम जा रहे हैं, तो उससे पहले व्हाट नेक्स्ट, कौन रह जाएगा? वो तो पाकिस्तान है, तो तुम पैरेलल पाकिस्तान पे वही मॉडल अपनाने लगाना की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की फौज, हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा रिस्पांस माउंट किया कि इंडिया फेल ऑन इट्स हेड। तो कहने का मकसद ये कि इजरायली एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है। कहने का मकसद ये है कि ये होगी, फर्दर होगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अरब वर्ल्ड जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, जो इजराइल, ग्रेटर इजराइल है, वो दैट इज ऑन विद द टेसिट अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, अमेरिका हो सकता है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट रखता हो, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर जो सिनारियोज डेवलप हो रहे हैं
पाकिस्तान की अभी भी उसको कहीं ना कहीं जरूरत रहेगी और है और होनी भी चाहिए। अगर उन्होंने अफगानिस्तान को या इनको क्योंकि उन्हें भी पता है कि जितना जुल्म इस वक्त वो दुनिया में कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी? जंगे एंड ऑफ वॉर डजंट मीन कि पीस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। पीस तब होगा जब कोर इश्यूज एड्रेस होंगे। आप आज खत्म कर दें, ईरान खत्म कर दे, वीक कर दे, तो किसी और शक्ल में निकल आएगा ये मुजामती। देखिए ना, 20 साल की एप्लीकेशन है वर्ल्ड पावर की अफगानिस्तान के अंदर। स्टार्ट वॉर उन्होंने की। नोशन ऑफ विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे कौन लिख रहा है? एक पगड़ी वाला तालिबान लिख रहा है ना। तो ये चीजें एंड स्टेट जो होती है वो नोबडी कैन प्रेडिक्ट, तो उस पर सेफ गार्ड उनको जरूर लेने चाहिए। अभी जो आपने बात की है कि एंड चाहते क्या हैं ईरान से, ईरान से देखिए, ईरान से वो पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं। ये न्यूक्लियर के बाद अभी वो शिफ्ट कर गए मिसाइल प्रोग्राम में। पता है मिसाइल से इसने रिस्पॉन्स देना है, जिसका ईरानियन जो नेशन है, जो मैंने उनको रीड किया, स्टडी किया, या जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज अभी वहां पर मौजूद है, इट इज नॉट वेरी इजी कि वो इसको जल्द कैप्चुलेट हो जाएंगी। वो आकर न्यूक्लियर पे लेट से कि आज कहें कि जी बस न्यूक्लियर पे बात करते हैं, खत्म करते हैं इस फितने को या लड़ाई को, लेट से कि खत्म करते हैं, तो वो मिसाइलों पे चले जाएंगे। मिसाइलों से उठेंगे तो कोई और चीज बहाना तराश कर लेंगे। फॉल्स फ्लैग बनाने में कौन सा देर लगती है? तो एंड स्टेट यही वो चाहते हैं कि जो ग्रेटर इजराइल है वो हो ही हो, और जो रजीम चेंज का जो सिनारियो है उसमें मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसमें फिर अमेरिका को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसको कैप्चर करना पड़ेगा, इराक लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की, या ईरान के अंदर से इतनी बड़ी आवाजें उठा दे कि अवाम खुद ही, जिस तरह अरब स्प्रिंग हुआ या कुछ हुआ, लेकिन उसके लिए कोई और अपोजिशन वॉइस या लीडर्स मुझे नजर नहीं आ रहे। जनरल साहब, कितनी कैपेसिटी नजर नहीं आ रही। जनरल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब, ये बताएं, अभी डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि इस्राएली हमले सुस्त नहीं होंगे। चाइना उसको कह रहा है कि जल्दी पर तेल ना डाला जाए, जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अभी आपने बात सुनी होगी जाहिद महमूद साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वन वे और दी अदर पाकिस्तान भी टारगेट है, और ग्रेटर इजराइल का मंसूबा इन एक्शन या इन प्ले नज़र आएगा अगर ये रेजिस्टेंस जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है ईरान की तरफ से, या ईरान को काबू कर लिया जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन, अगर ऐसा कोई मंसूबा स्टार्ट होता है या लार्जर कॉन्फ्लिक्ट का दायरा वसी होता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? जी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मैं बिल्कुल बहुत गौर से सुनी मैंने सारी गुफ्तगू, और मैं जो मेरे बिरादरम तहरीक इंसाफ के साथी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और आप समेत कई दोस्तों के टॉक शोज़ में ड्यूरिंग पाकिस्तान और भारत की जो वॉर थी, उस कन्फ्लिक्ट के दौरान मैंने यही बात की थी कि बेसिकली ये ग्रेटर इसराइल के प्लान में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान है। और वो इसलिए कि इसराइल का ये प्लान है, उनकी जो वो समझते हैं कि जो उनकी हॉली बुक्स जो उनके पास हैं, जिसकी उन्होंने नई शक्ल बनाकर उसको जो है बाइबल का जो है वो शक्ल दे दिया, तौरात और ज़बूर को उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने के बाद, तो वे कहते हैं बेसिकली हम सबसे रॉयल नेशन है और ग्रेट ईसा हम पर आए, ग्रेट मूसा हम पर आए। तो ग्रेटर इसराइल को समझते हैं कि पूरा अरब, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और इधर ईरान तक को समझते हैं कि हम पूरा जो है एक रियासत कायम कर सकते हैं। और उसमें वो समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान होगी, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और जब भी सऊदी अरब की सलामती की बात आएगी तो पाकिस्तान आगे खड़ा हुआ होगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान यूएई का भी एक पार्टनर है, स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है। तो इस हवाले से जो भारत की पाकिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट हुई, और आपने देखा कि उसमें दर्जनों के हिसाब से उनके सैकड़ों जो है वो ड्रोन्स जो है, जिन पे इसराइल का नाम भी लिखा हुआ था, मेड इन इसराइल, वो इसीलिए आए कि पाकिस्तान को बेसिकली टेस्टर लगा रहे थे, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत का और पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो कहते हैं कि ऐसे रास्ते से जो है रास्ता निकाल देता है अपने मोमिनीन के लिए जहाँ इंसान की तवक्को भी नहीं होती, यानी बंद राहें जो है हमवार कर देते हैं। और आपने देखा कि हमने किस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और वहीं हमने उन्हें रोक दिया। बेसिकली जवाब भारत के लिए तो था ही था, लेकिन इसराइल के लिए भी था। और ज़ाहिर है इसराइल ने, मैं समझता हूँ कि ये ईरान पर हमले की प्लानिंग कम अज़ कम जो है उस वॉर से पहले की हुई थी, और इसीलिए पहले पाकिस्तान पर जो है भारत के वाया हमला कराया गया और फिर ये हमला होना था। लेकिन जब हमला नाकाम हुआ तो फिर उन्होंने चले ईरान के ऊपर ज़ाहिर उनके न्यूक्लियर एसेट्स और उनके एटमी साइंसदानों को हिट करने की कोशिश की। तो इसमें बिल्कुल ठीक फरमाया मेरे फाजिल दोस्त ने कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान ना इस वार से बाहर है, और ना इस वॉर के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है पाकिस्तान पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पड़ेंगे।
तो ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए पाकिस्तान ने, आपने देखा कि हमारी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अमेरिका के हम लंबे अरसे से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमने अपना पूरा वजन जो है वो ईरान के पलड़े में डाला। और ज़ाहिर है कोई वजूहात हैं तो ईरान के पार्लियामेंट में भी कल आपने पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद होते देखे। पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद हो रहे थे, लेकिन हुज़ैफा साहब, एक जो इमीडिएट बर्न्ट आया है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस, क्योंकि अगरचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई इज़ एट स्टेक। इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड 7 to 10% एक एस्केलेशन है ऑयल प्राइसेस का। तो गवर्नमेंट ने जो पहले कम हुई थी बैनुल अक़वामी मार्केट में, आलमी मंडी में तेल की कीमतें, आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लेवी बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने बलूचिस्तान में सड़क बनानी है या दीगर मंसूबे बनाने हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में हल्का सा ही सर्ज आया है, आपने उसका बर्डन डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान के अवाम पर, बजाय इसके कि अब आप उस लेवी को ब्रिंग डाउन करें और पाकिस्तान के अवाम पर बर्ट ना जाए। इसका मतलब तो यह है कि 15 दिन के बाद अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहला, या पाकिस्तान की अवाम पे जो बोझ आएगा वो एक बहुत बड़ा मैसिव इंक्रीज होगा ऑयल प्राइसेस में। जी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक लंबे अरसे से माशाल्लाह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, बैंकरिंग भी कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों से खुद आशना हैं कि गवर्नमेंट ने किन हालात में जो है वो हुकूमत संभाली थी। हाँ, हमने यानी PMLN ने मईशत के क्या हालात थे। और आपको पता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के 2 ही बेहतरीन ज़रिए हैं। एक है सरकारी मुलाजमीन और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की तनख्वाहों में से आप ज़ाहिर सेल्स टैक्स की मद में आप ले सकते हैं, इनकम टैक्स की मद में कर सकते हैं, या फिर आप ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है और बाकी चीज़ों में आप सेल्स टैक्स की मद में जो है वो टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। ईंधन की, यानी ईंधन लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है मैं कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि आपकी जो लेवी है वो कोई 110, 120, 130 पर पहुंच गई है, ना ये कोई जस्टिफिकेशन दे रहा कि आप इसी तरीके से इसी मॉडल को चलाएं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक टेम्प्रेरी मॉडल है और इसको हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर है आपने अपना टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हमने किया है अपनी इकॉनमी चलाने के लिए। अब ज़ाहिर है हमने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई थी उसका फ़ायदा आवाम को बराह रास्त मुतकिल नहीं किया था, लेकिन मेरा नैरेटिव इसमें है कि हमने आवाम को मुतकिल कर दिया था वाया रोड्स की मद में। और ज़ाहिर बलूचिस्तान एक बैकवर्ड एरिया है, एक कातिल रोड जो वहाँ से वज़ीर आज़म बने, वहाँ से वज़ीर आला बने, नहीं बना सके, हमने बनाने की कोशिश की। हमने ये नहीं किया कि PMLN पंजाब की पॉपुलर पार्टी है हम वहाँ पर पैसा ले जाएँ। लेकिन अब जब ज़ाहिर मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, आपका जो है क्रूड ऑयल बढ़ा है, तो हमारे पास ज़ाहिर या तो हम वही रिलीफ जो दिया हुआ था वापस ले देते। अब ज़ाहिर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स भी की होती है ना, वो कमिटमेंट्स हम वापस नहीं ले सकते। लोगों को ये तो जस्टिफिकेशन के एक साउथ पंजाब में DG खान में मोटरसाइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल चलाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला बंदा वो बोझ उठा रहा है, लेकिन आप अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इवन बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इसके ऊपर सफ़र करेंगे जब कीमत बढ़ेगी। आप रिटेलर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े जाइंट्स को, मगरमच्छों को टैक्स नेट में नहीं ला रहे। हुकूमत इसमें, इसके एक हुकूमत का अपेरेंट फेलियर तो है, एक कंप्लीट फेलियर है। आप उन लोगों को टैक्स करें जिनको टैक्स करना बनता है। पाकिस्तान के आम आवाम से पेट्रोल की मद में इतना पैसा वसूल करना, ये किस मैं इसका तरीके से जवाब जायज़ अगर है? आप इजाज़त दें, मैं बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। एक तो नकवी साहब आप ये बताएं कि आज भी पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात की सफ़े अव्वल की लीड स्टोरी मेरे सामने है और उसमें FBR ने यही रिफॉर्म्स की बात की, बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने के लिए फौजदारी पावर्स की बात की और उस पर पूरे मुल्क में ईका खड़ा हो गया। तमाम चैनल्स पे ब्रेकिंग चलाई और उस फाइनेंस बिल को वापस लेने की बात की जा रही है, उन रिफॉर्म्स को वापस लेने की बात की जा रही है। ये सारी बातें बहुत आइडियली बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप गिलास को आधा खाली देख रहे हैं, मैं आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। जो बातें आप कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन ऐसी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं, तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का इशू है। भारत में सबसे बड़ा इशू है, वो शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, दुनिया की सबसे स्पीडिंग ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी टैक्स कलेक्शन के इश्यूज ऐसे ही हैं। कोई अच्छा उसको हम बेंचमार्क नहीं बना रहे, लेकिन हम क्या है, अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सरमायादार अगर उनको टैक्स के नोटिस जाते हैं, वो अदालतों में चले जाते हैं, कई हज़ार अरब के पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ऐसे में रियासत पर टैक्स कलेक्ट ना करे, रियासत दिवालिया हो जाए। वो सारी बातें जो आपने की, ये आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है। लेकिन रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें उस तरफ जाना है, रास्ता वही है जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन अभी इन 2-4 सालों में ज़ाहिर हमें मजबूरी है, हमें ये बोझ हम आपसे नहीं उतार सकते। डेरा गाजी खान, दायरा दीन पना, रुझान मजारी, ये सारे इलाकों में जो देहात में चलने वाले मोटरसाइकिल, कोई पीटर चला रहा है, कोई वहाँ पर अपनी फसलों को पानी दे रहा है, डीजल इस्तेमाल कर रहा है, हम चाहते हुए भी उसे वो रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास मेरे साथ ही रहे, मैं आपके जो पास निजाम लेकर आ रहे हैं वो टैक्स कलेक्शन का निजाम अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ, तो आप जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। फैसल चौधरी साहब, आप लोग बड़ा शिकवा करते थे कि मियाँ साहब जो है पोजीशन नहीं ले रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पोजीशन मैंने आपको दिखाई, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने इसराइल और ईरान के मामले पर ली।
मियाँ नवाज शरीफ सब रेलेवेंट हैं आज की सिचुएशन में। वो कायद है जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान नवाज पे की हमला हुआ गवर्नमेंट। तो फिर तो खामोश रहे। तो आज उनका बोलना क्या, उसके क्या मानी? यानी वेस्टर्न बॉर्डर पे वो बहुत कॉन्शियस है, ईस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान पे अटैक हो तो खामोश रहे। तो उस पर क्या तबसरा बंदा करे? जिनका अप्रोच ये है कि पाकिस्तान पे जो मर्ज़ी हो जाए हम नहीं बोलेंगे, और लेकिन ईरान पे बोलेंगे बिकॉज क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। तो मियाँ साहब जो है ना वो रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। आपने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनरल साहब ने बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव बात की है। लेट्स स्टिक टू द इश्यूज़। मियाँ साहब इज़ नॉट इन इशू, वो इशू में भी नहीं है। उनकी अपनी पार्टी ने उनको फारग कर दिया हुआ है, तो उनकी पार्टी में वो मैटर ही नहीं करते, तो हम उनको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, रजीम चेंज का जो मेन इजराइलियंस का ईरान पे हमला करने का ऑब्जेक्ट है वो रजीम चेंज का। वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो मौजूदा मुल्ला गवर्नमेंट है उसको वो रज़ा शाह पहलवी की औलाद से चेंज करें, और उसको वो करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो ईरान के पॉलिटिकल हालात हैं वो इसकी इजाज़त देते हैं नहीं देते, दैट्स अ बिग डिफरेंस। फिर दूसरी बात यह है कि जो यूएस है उसने 1980 से 88 तक, आपको पता है इराक ईरान वॉर भी हुई थी जी, बहुत लंबी चली थी, और उसमें एक तो सेक्टेरियन इशू था, दूसरा कोई ऑब्वियसली जोग्राफिकल इशूज़ में। पाकिस्तान जो है वो बाकी ममालिक की तरह प्रिजनर ऑफ जोग्राफी है। हमारे यहाँ पे एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इंडिया है, अफ़गानिस्तान है। इसराइल को 3 ममालिक से, जो मुसलमान ममालिक हैं, उससे तो कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। इवन जो मुस्लिम मुल्क हैं सारे, आप देखें कि वो भी चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो ईरान के पीछे उन्होंने चले सिर्फ लफाजी किया है, लेकिन की ज़रूर है। एक्शन में वो गैदर तो नहीं हो सके एक्शन में। और जब तक ये एक नेटो की तरह मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नहीं बनेगा, हम कमज़ोर रहेंगे। देखिए, आज ईरान है, कल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है खटकता है पूरे वेस्ट में, क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है। इस चीज़ को आप देखें कि मिडल ईस्ट से कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस में गई है, सऊदीज़ ने की है, कतरीज़ ने की है, यूएई ने की है। उसका क्या हासिल वसूल है? दे टेक इट एज़ कि ये उनका राइट है। उसके जो, क्योंकि इस वक्त जो डायरेक्ट थ्रेटन है वो पाकिस्तान है, यूएई है, मिडल ईस्ट है इस वॉर से। इस सारी जो चीज़ को आप लेके कैसे इकट्ठे चलेंगे? ट्रंप एंटी वॉर हैं हमेशा। वो आज भी उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। वो बात करते हैं, वो पोस्टिंग करते हैं, लेकिन बाद में वो, क्योंकि उनका बिज़नेस माइंडसेट है, तो जो बिज़नेस कारोबारी आदमी होते हैं वो बिल्कुल जंग की फेवर नहीं करते। अब पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ये वॉर अगर जल्दी नहीं रुकी तो फिर हमारे ऊपर जो पेट्रोल के बाम आएंगे। देखिए ना, हमारी इकॉनमी फ्रिजाइल है, हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, साबित भी हुआ है। लेकिन उसी जंग में ये साबित हुआ है कि हमारी इकॉनमी बड़ी फ्रिजाइल है। हम ज़्यादा लंबी जंग नहीं लड़ सकते, हम साए में भी ज़्यादा लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तेल की कीमतें इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई तो फिर हम बहुत बैडली इफेक्ट होंगे उससे, और उसके नेगेटिव असरात आएंगे। जहाँ तक यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज आपकी पीटीआई की तरफ से ये ऐलान आया है कि 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है अपनी एहतजाजी तहरीक को। वो ज़्यादा देर के लिए हो जाएगी। वो तो सर इमरान खान साहब रियलाइज़ करते हैं कि इस वक्त मुल्क को मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। वो जो लाउबाली लोग हैं उनकी तरह तो नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से देखिए, जो व्हाट इज़ लैकिंग वो ये है कि हमारा नैरेटिव क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में करना क्या है। हम बिल्कुल ईरान के साथ खड़े हैं, किस हैसियत में खड़े हैं? क्या हम जंग में इत्तेहादी हैं, सियासी तौर पर इत्तेहादी हैं, अखलाकी तौर पर इत्तेहादी हैं? हमारी पोजीशनिंग क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है ईरान से भी हमारा डायरेक्ट तजारत का भी, और जो अफगानिस्तान से मुतालिक है, इस इशू को रिजॉल्व करने में अभी तक हुकूमत का नैरेटिव सामने नहीं आया है। व्हाट इज़ आवर नैरेटिव? वो नैरेटिव देना पड़ेगा, ताकि तो पूरी कौम को इकट्ठा करना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये हुकूमत जो है ये अभी तक पॉलिटिकली, ना पॉलिटिकल जमातों को ना लोगों को अपने पीछे इकट्ठा कर सकी।
ये उसमें फेल होते हैं। देखें, ये फ़ौज की कामयाबी तो पूरे मुल्क की कामयाबी है ना, पूरी कौम की कामयाबी है, किसी एक पॉलिटिकल जमात, एक हुकूमत या किसी की तो नहीं है। यानी अगर वफाक की हुकूमत की कामयाबी है तो केपी हुकूमत की भी कामयाबी है। तो इशू ये है कि आप लोगों को साथ कैसे लेके चलेंगे, हमने करना क्या है। अभी तक इतने दिन हो गए हैं, हमें रोज़ बयान तो आ जाता है ना, जब ख्वाजा आसफ का भी आपने बयान बताया, जो भी बताया, बट व्हाट इज़ द नैरेटिव, व्हाट इज़ द प्लान। आपने चाइना के साथ मिलके इसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, यूएस के साथ आपने मिलके क्या करना है। ज़ाहिर है इसराइल के ऊपर तो यूएस का एक है, और रशिया, उनका क्या सूरत हाल होती है। सो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है बार बार हम जाते हैं। इस वक्त न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ममालिक के पास है। वर्ल्ड वॉर 3, इसके ऊपर अब बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया पर बात होना शुरू होगी। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि अब एक प्रोबेबिलिटी है जिसके ऊपर बात हो रही है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो सकते हैं, और ईरान के मामले पर एक प्रोपोजिशन है जिस पर बात हो रही है कि मुमकिन तौर पर तीसरी आलमी जंग की तरफ भी ये मामला जा सकता है। डू यू सी एनी प्रोबेबिलिटी, क्या ऐसा होना मुमकिन है? जी देखिए, इसे सब तीसरी जंग का जिक्र करना, तीसरी आलमी जंग का, ये आई थिंक इट्स टू अर्ली जी, इट्स टू अर्ली अभी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त जो बैलेंसिंग एक्ट है जो रशिया ने और चाइना ने करना है, उसकी हम डिप्लोमेसी में तो देख रहे हैं, लेकिन मिलिट्री में हमने रशिया की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट देखी मिडिल ईस्ट के बीच में कि वो अपना रोल प्ले किया। लेकिन रशियंस को अपना एक इशू है जो यूक्रेन के साथ चल रहा है, क्योंकि सीरिया की फॉल के वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशियंस कुछ ना कुछ अपनी मदद लेकर अपने उनकी रजीम को बचाने के लिए, असद की रजीम को बचाने के लिए आएंगे, बट ही अवॉइडेड। और रशिया को गुस्सा भी है वेस्ट के ऊपर कि जी वो वेस्ट टेसिटली उसको सपोर्ट भी करता है यूक्रेन को, बट एनीवेज तो दे आर नॉट लाइकली कि वो इस पे इतने जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे, अदर देन जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, या टेसिटली वो या खामोशी के साथ वो सपोर्ट करते रहे ईरान को विद मोर सप्लाईज। और फिर ऑयल की, अगर हॉर्मज़ की तरफ कोई चीजें जाती हैं, ऑयल की कोई इश्यूज होते हैं, तो फिर रशिया बेनिफिशियरी होगा जी उसके जो ऑयल्स हैं या उसके जो एडवांटेज रहेगा उसको। अभी भी उसकी सैंक्शंस की वजह से फाइनेंशियल उसके भी चैलेंजेस है, लेकिन अगर वहां से बंद होती है तो मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को, हम लोग तो बुरी तरह इम्पैक्ट होंगे, बाकी भी यूरोप भी इम्पैक्ट होगा यहाँ से सप्लाईज जाती हैं, लेकिन रशियंस को इतना इम्पैक्ट वो उसको फायदा ही होगा। खैर एनीवे, तो वो बैकग्राउंड में हो सकता है रह के उसको सपोर्ट करते रहे। चाइना जो है वो इस वक्त किसी फ्रिक्शन के बीच में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी करता रहेगा, वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। तो जब तक ये दोनों पावर्स बीच में नहीं आएंगे तो हम इसको तीसरी जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जंग तो तीसरी जारी है इन अदर डोमेन्स, दैट इज टेररिज्म। अभी देखिए, दोनों ये जो लिक्विड पार्टी जो ज़ायनिस्ट ज्यूइश ज़ायनिज्म की एप्लीकेशन है, वो वहां पर उन्होंने जेनोसाइड को अपना लिया जी तरीक़ेकार, और यहाँ पे जो हिंदू ज़ायनिज्म है, हिंदुत्व संघ परिवार ने, उन्होंने टेररिज्म को और नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज को अपना लिया है और वीकर वो दोनों तरफ कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटर हिंदुस्तान अखंड भारत शुरू हो गया और वहां पे आप देखते हैं तो ग्रेटर इजराइल शुरू हो गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको टेसिट अप्रूवल दे रहा है जी, वो भी इन्वॉल्व है, वो वीकेंड करना चाहता है। तो इस डोमेन में तो जंग इज ऑलरेडी ऑन। प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनमें मुझसे आज किसी ने एक सवाल किया प्रोग्राम में कि जी आप ओआईसी को पाकिस्तान क्या कह सकता है, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए ईरान और इजराइल को मनाना आसान है, ओआईसी में जान डालना उतना ही मुश्किल है कि उनकी मिन्नत समाजत करके ये प्रेशर डाल के जंग तो बंद करा सकते हैं, लेकिन ओआईसी कुछ नहीं कर सकती जब तक। देखिए, सऊदीया का बहुत पॉजिटिव रोल सामने आया है जी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ईरान को भी अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखना होगा, ये नहीं है कि वो हमेशा हर चीज उनकी तरफ बहुत अच्छी है, कुछ मिस्टेक्स उनकी भी हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, तो वी ऑल विल हैव टू लर्न। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूरी है कि तैयारी उस वक्त कि हम सरप्राइज ना हो जाए। हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं, विंडो इज वेरी वेरी शॉर्ट, हमारे पास बहुत थोड़ी विंडो आई है
पिछला भी देखें, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट की एक एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ कि जब पहलगाम हुआ, जब पुलवामा हुआ, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो क्या हुआ, 35A और 370 पुश कर दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो क्या हुआ है कि साथ ही इंडस वाटर पुश कर दिया गया है। तो हम जब तक इसको कलेक्टिव इकट्ठा होकर एक जवाब भी तैयार करेंगे अपनी फौज को, तो आप बार बार उनके नेगेटिव प्लान्स में आते रहेंगे। जब तक हम पोलराइजेशन होगी, बलोचिस्तान केपी ठीक नहीं होगा, तो वो कहेंगे पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है यार, चढ़ दौड़ो इनके ऊपर, जो पिछली गलतियां आपने इंडिया ने की हैं इसको इस दफा सही करो, और वो आएंगे, दे विल कम बैक अगेन। तो हमने न सिर्फ मिलिट्री तैयारी करनी, हमने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और ये जो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स है, इन चीजों सही, को पॉलिटिकल तैयारी की, मसाइल ईश्वर साहब, पॉलिटिकल तैयारी की आपने बात की। हमारे 90% मसाइल जो है हमारी बैड गवर्नेंस का नतीजा है। खुदारा अभी हमें इसको ठीक करने की जरूरत है और अपने एक एक स्टेप पीछे होने की जरूरत है, एंड वी हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर ईच वन ऑफ अस, ताकि हम आगे बढ़ सके एज अ नेशन। सही। जनरल साहब, आपने पॉलिटिकल तैयारी की बात की। हुज़ैफा रहमान साहब, ये बताएं, एक जंग जो है वो तो मिडल ईस्ट में छिड़ी हुई है, एक जंग हमें लग रहा है कि यहाँ पार्लियामेंट में भी छिड़ने वाली है, आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान। गुज़श्ता रोज़ सहर कामरान साहिबा थी मेरे प्रोग्राम में, वो बजट के हवाले से क्या कह रही हैं, ज़रा सुन लें। अगर इस हुकूमत ने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त की और पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया, तब तो हम वोट करेंगे। अदरवाइज वी हैव अ क्लियर, एक हमारा फैसला है, पीपल्स पार्टी विल नॉट वोट फॉर दिस बजट। ना ये अवाम के मफाद में है, ना ही ये जो है वो हुकूमत जाए तो जाए। देखिए, हुकूमत जाएगी, हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी इज सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीपल्स पार्टी इज सपोर्टिंग पार्लियामेंट। इस हुकूमत को सोचना है कि इनको जाना है या नहीं जाना। खाली एक जमात नहीं है ऐवान के अंदर। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो दूसरी हुकूमत बनाए। उनका इत्मीनान, उनकी जो है ना वो हिलने वाला है। वो अभी जो अभी ये सोच के बैठे थे ना कि जी बगैर ना कोई वजीर ना कोई मुशीर, खाली ऐवान होता है। पीपल्स पार्टी विल नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। पीपल्स पार्टी कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जी हुज़ैफा साहब, आप लोगों का इत्मीनान गारत होने वाला है। पीपल्स पार्टी कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड और वोट नहीं मिलेगा इस बजट को इस सूरत हाल में। आप लोगों के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं नज़र आती, आप लोग क्यों इतना मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक तो गुजारिश मैं ये करूँ कि मुझ समेत, चाहे मैं हूँ, चाहे फैसल चौधरी साहब हैं, चाहे जनरल साहब हैं, चाहे इवन के आप हैं, या कोई और सियासी जमात के अगर नुमाइंदे हों, बीइंग जर्नलिस्ट अपने चैनल के नुमाइंदे आप बैठे, तो हर बंदे को अपनी हैसियत और अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैं यहाँ बैठे कोई ऐसी बात करूँ जो कि मेरी गवर्नमेंट इवन कि मुझसे उस फैसले में ना मुशावरत हो, ना मुझे बताया गया हो, और मैं बहुत बड़ा दावा कर चला जाऊँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर शहर की बड़ी हेडलाइन का हिस्सा बन जाऊँ। एक तो मैं समझता हूँ कि सहर कामरान साहिबा ने जो बातें की, ना उनकी जमात ने उन्हें मैंडेट दिया है, ना वो सारी बातें कर सकती हैं, ना उनके किसी एक शॉट से या एक बीपर से या किसी प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन से तय होगा कि फिर पार्टी हमारे साथ होगी, और ना ही पार्टी लीडरशिप। जी मैं वो मुकम्मल कर लूँ मैं अपनी बात, तो ज़रा बात का मज़ा आ जाएगा। तो और ना ही यहाँ बैठकर मैं कोई अपनी पार्टी का हतमी मौक़िफ़ दे सकता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जो बात की, जो इंतहाई बात थी, तो मुझे इंतहाई अंदाज में जवाब देना पड़ा। एक तो उनकी पार्टी का हर किसी ऐसा मौक़िफ़ नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से भी मिले हैं। पहली बात तो ये कि कई हज़ार अरब का ये बजट है, और आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं है। मुझे तो ये खबर है कि हमारे कई एमएनएस के भी एतराज़ात होते हैं, और ज़ाहिर है जब प्लेनरी बेंचेस पे बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने नुक्ते नज़र आते हैं इस पर। और ज़ाहिर है इतना बड़ा बजट जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें जो बातें पीपल्स पार्टी कर रही है, अगर आप देखा जाए तो सारी बातें अवामी बातें हैं। और अगर मैं आज मेज़ के इस साइड पर बैठा हुआ, अगर मैं सामने बैठा हुआ हूँ, तो मुझे बातें बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे IMF का भी देखना होता है, मुझे पता है मैं प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, उनसे हमने अपने बजट को डिस्कस भी करना है। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें कि 40 से 50% तनख्वाहें, हमेशा सरकारी मुलाजमीन जो है PMLN का वोट बैंक रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी तनख्वाहें 40 से 50% बढ़ाने की बात करें और वो पूरी ना कर सकें, या IMF उसके ऊपर हमें करना ना दे, कदगन लगा दे, और हमसे 10% तक बढ़ा सकें, तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस हैं। और पीपल्स पार्टी का जो नुक्ते नज़र है बहुत अच्छा है, और उनका यही नुक्ते नज़र होना भी चाहिए। ज़ाहिर है वो हमारा इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कहना कि क्या पीपल्स पार्टी इसमें वोट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी इसमें 100% वोट करेगी। इसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के लिए नागुज़ीर हैं, उस पर ज़ाहिर है हम पीछे हटेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पार्टी को उनके ज़ाहिर कामयाब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं हुकूमत में, यानी हमारे साथ इत्तेहादी हैं, सलीम मांडवी वाला हो गए, बाकी लोग हो गए जो ख़जाना के मामलात को समझते हैं, तो उन्हें हम बताएंगे
कि भाई ये चीजें हैं, आप जो चीजें बता रहे हैं हम ये आपसे पहले करना चाहते हैं। अच्छा, ये अब मोटरवे गुंजाइश की बात तो है, करते ये हैं कि गुंजाइश है कि हैदराबाद पीपल्स तो- पार्टी की डिमांड्स पे आप लोग चीजें माइनस प्लस करेंगे बजट में? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे वजीर खजाना का अगर फैसला है तो ज़ाहिर है हम सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से बात करेंगे, हम उससे पीछे हट सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ें जो है IMF के सामने डिस्कस की हुई हैं और उसमें ज़ाहिर हम पीछे नहीं हट सकते, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में पहले भी बहुत ज़्यादा इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और इस हुकूमत को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट भी की है, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर IMF का मामला आएगा तो पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी, और अगर हमारे सियासी लोगों का या हमारी इकोनॉमिक टीम ने कुछ फैसले लिए हुए हैं तो मैं समझता हूँ अगर जायज़ मुतालबात हुए तो उन्हें पीछे हटना चाहिए। कुछ लोग कुछ दो सियासत में चलता है, तो बजाय ये कि मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, उनकी जरूरत नहीं है, वो ये ना करें, ये नामुनासिब बात है। या उनकी तरफ से कोई बात आ जाए, नहीं जी हम बिल्कुल नो कह रहे हैं और ये नहीं होगा, बजट मंजूर नहीं करेंगे, नून निगम ने किबला दुरुस्त कर ले। मैं समझता हूँ कि हम दोनों की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें चेयरमैन बिलावल हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं और बाकी उनकी जो लीडरशिप है, हम सारे अल्लाह के फजल करम से चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बात आप भी वही कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पोलाइटली बात कर रहे हैं, बात तो आप भी वही कर रहे हैं ना जो PTI वाले कुछ लोग कहते हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की औकात नहीं है, पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो वोट ना दे। पीपल्स पार्टी की बहुत औकात है। मैं आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारी वजारत उज़्मा, ये पार्लियामेंट की हुकूमत, उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत हो या आईनी ओहदे हो, उसमें हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पीपल्स पार्टी लाजिमुल मलजूम है, हम सियासी लोग हैं। यहाँ एक MNA के वोट की बड़ी हैसियत होती है, पीपल्स पार्टी के पास 70-80 वोट है। अगर कोई बंदा बात कहता है हमारी जमात ठीक है, का, मैं इंटरेस्टिंग टेक। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब, आप लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी, वो असद कैसर साहब पहुंच गए राजा परवेज़ अशरफ से मिलने, उन्हें जाकर ऑफ़र कर रहे हैं कि आप बजट को वोट ना दें, जिसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि ये हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाएगा, ये हुकूमत चली जाएगी। दूसरी तरफ जो चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर, उनका टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। दिखाएं जी क्या कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब। देखो, हम अपोजिशन है, रियल अपोजिशन कर रहे हैं, हम बजट में वोट ऑफ वेस्ट नहीं देंगे, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने पहले भी दिया, ये बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा है, बीटी में जरूर देगी। मुझे नहीं बिल्कुल इत्मीनान पीपल्स पार्टी। तो क्या है जी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ आ जाएगी इस मामले पे या नहीं आएगी? गौहर साहब को मानेंगे असद कैसर? नहीं, हुज़ैफा साहब को पता है, और ये और इनके वज़ीर आज़म गाते हैं लाल मेरी पत रखी हो बिला झूले लाल, सखी शहबाज कलंदर। उनकी शहबाज कलंदर की धरती से इनके लिए ठंडी हवाएं आएंगी। अच्छा, इनके लिए गर्म हवाएं नहीं आएंगी। अब मैं हैसियत औकात पे तो नहीं जाता, नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मैं तो मतलब these were not my words, I was just quoting के PTI के लोग जो हैं वो आजकल बड़े धड़ल्ले से एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं आप वोट ना दें बजट को। नहीं, देखिए वो तो एक पॉलिटिकल एंडेवर है ना असद कैसर साहब का। सियासत में तो करना चाहिए, चलें, कोई तंग तो होता है ना बंदा। वैसे तो गौर की बात से मैं मुतफिक हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा कहा है कि ये जट जाने तो बिजू जाने। क्यों हुज़ैफा क्यों परेशान हो? हुज़ैफा ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय किया हुआ है, जिन्होंने तय किया है वो करा देंगे। अच्छा, साईं जानन तो गाई जानन, गाई जानन तो गाई जानन। अच्छा, ठीक है, जो साइयों की मर्जी, जो साइयों की मर्जी है, ये हिल नहीं सकते। अच्छा, ओहो हो नहीं, अगर ये हिल नहीं सकते, अगर ये अरेंजमेंट जो है इसको कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग क्यों दीवार से फिर टकरे मार रहे हैं? नहीं, हम तो आज तक तहरीके इंसाफ जो है वो आज से 6 महीने पहले आप तो पूरा निज़ाम लिपटवाना चाह रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हुकूमत को घर भेजना है। अभी माजरत के साथ आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने इमरान खान से मुलाकात कैसे करनी है। बड़ा फॉल, एक बकरा नहीं होता टोडर, वो जाता है, वो टकरे मारता रहता है, फिर तक के बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर टकरे मारता रहता है। उसका कोई हासिल वसूल होता है, मास वाया अपना मगज़ ख़राब होने। नहीं तो ये आप किसे कह रहे हैं? मैं जिसको कह रहा हूँ, आप भी रोटी को चोची नहीं कहते। बात यह है कि सर सियासत जो है ना संजीदा काम है, और इसमें जज्बातियत की कोई गुंजाइश नहीं। आप ने कर लिया रात को, अब मैं बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज़ करूँगा
ये जो उधर अमेरिका में इन्होंने किया है, उससे क्या हासिल, क्या वसूल, क्या फ़ायदा, क्या मतलब कोई सोच, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। क्या मतलब आप जाहिर करना चाह रहे हैं दुनिया को? आप मतलब तमाशा बना हुआ है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई किसी से पूछता है। आपकी फ़ौज जो है वो आर्मी चीफ उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है? इंडिया को डिफीट करके वो बाहर जा रहे हैं, आप मुजाहरे कर रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर कन्वेइंग? क्या ये तरीक़ेकार है? क्या ये सियासत भी नहीं हमने सीखनी है? यार सियासत सारी उम्र हमने देखी है, इस तरह से होती है। और उसका नुकसान किसको है? इमरान खान को। इमरान खान क्या कह रहा है? मुल्क बचाओ, मुल्क को मुतहद करो, 2 हफ्ते के लिए आगे ले जाओ, 2 से आगे भी ले जा सकते हैं। मुल्क को बचाओ, मुल्क है तो हम में। तो ये आपको यू डोंट सी पॉलिटिकल सीज फायर हैपनिंग? समझ नहीं, पॉलिटिकल सीज फायर क्या है सर? इस तरह से होता है। देखिए हम तो, बात यह है कि जो चीज़ें हो रही हैं, हम तो पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, तारीखी पार्टी है, इतने वोट कभी किसी ने नहीं लिए, इतने जुल्म के बावजूद, इतनी ज़्यादतियों के बावजूद। लेकिन आपको सियासत में ये काम नहीं करने होते। देयर आर ब्लडी रेड लाइन्स इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो, उसको क्रॉस नहीं करते आप। उसका नुकसान इमरान खान को। मेरी जो गिला है, मेरी शिकायत है, मेरी दिल गिरफ्तगी है, वो इमरान खान की ज़ात के लिए है, बाकी कोई मुझे किसी की परवाह नहीं। वो जेल में है, आप सोच नहीं रहे क्या काम कर रहे हैं आप, इसका फ़ायदा है या नुकसान है? और ये जो पार्टी है यहाँ पे बैठी हुए, अगर ये नई डिसिप्लिन में आते आपके, तो फिर आप बताएं ये क्या तरीक़ेकार हुआ? सही कि आपने जो काम किया है, आपके होंगे इख्तलाफात, 100 इख्तलाफात, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैन साहब से हम 100 दफ़ा बात कर लेते हैं आपके शोज़ में, लेकिन एक हद होती है, उस हद को क्रॉस नहीं किया जाता। जो हद आप लोगों ने क्रॉस की है। नहीं, ये बात दुरुस्त बात नहीं है कि आपकी, मुझे ये बताइए कि मेरी आर्मी ने इंडिया को नहीं हराया, तो हम मुजाहरे किस बात के हमारे वो लोग कर रहे हैं? व्हाट आर दे अप टू? वो ठीक है, जनरल साहब जहाँ पे गलत बात है, मेरी आदत है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। सही, जहाँ पे ये गलत होंगे मैं इनको स्पेड नहीं करता। बहुत ज़्यादती की एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ, बहुत ज़्यादती की कारकुनान के साथ, लीडरों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारा इलेक्शन इफेक्ट किया, अदलिया को तबाह किया। लेकिन वो इधर के मामलात हैं पाकिस्तान के, जब बाहर जाएंगे मामलात और तरीके से डील करने होंगे। बाहर मामलात और तरीके से। जनरल साहब, पॉलिटिकल सीज फायर, आप इसके बारे में जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट पीक पर जा रहा था उस वक्त भी बात कर रहे थे, डू यू सी दैट हैपनिंग? या मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे मशरकी और अब मगरबी बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, उसमें आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सीज फायर हो? देखिए ईसा साहब, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल की जंग से लेकर और चाहे एक किसी दीवार को चूना लगाने तक इकॉनमी का जो चलना है या जो भी डेवलपमेंट होनी है, उसका हल डेमोक्रेसी के अंदर है। डेमोक्रेसी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। मैं जितनी भी पाकिस्तान की ये तीनों अब बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इनको यही मैसेज दूंगा कि ये अपनी जो जमात के नाम का जो पहला लफ्ज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई 1 पॉइंट एजेंडा बना लें और आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड जी। जो लीगल, अभी देखिए ना, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सियासत को, विद ऑल माई रिस्पेक्ट अपने दोनों भाइयों से मेरे बहुत इज्जत का रिश्ता है जी, मैं एज ए पाकिस्तानी ये मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सियासत को प्रॉब्लम यह है कि हमारी सियासत इंडिविजुअल्स गिर्द गिर्द घूमती है। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंस्टीट्यूशंस के जिस दिन ये पॉलिटिक्स चली जाएगी तो फिर ये सियासत भी पाकिस्तान की सियासत होगी और इदारे भी पाकिस्तान के हैं जी। हम सब एक पाकिस्तान के, पाकिस्तान इज अ 1 पॉइंट एजेंडा, हर इदारा सबसर्विएंट रहता है। आज अभी देखें आप वोट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन में बजट में वोट्स होनी है, तो जब पिछली भी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उस वक्त भी वोट्स का प्रॉब्लम हो जाता था, तो फिर ये इदारे इन्हीं की सबसर्विएंट होते थे, आज उधर सबसर्विएंट है। कहने का मकसद ये है कि इनको जितना पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। प्लेट इज फुल, वी हैव अ सीरियस एक्जिस्टेंशियल थ्रेट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है जी पाकिस्तान को। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर नॉट ऑर्डिनरी थ्रेट्स। इजराइल, इंडिया, अमेरिका पीछे किस तरफ जाता है, अनप्रेडिक्टेबल, और हम चल रहे हैं जी बहुत छोटी चीजों के अंदर।
तो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस इंडिविजुअल्स की बातें शातें, हम आगे चलें, अपनी इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत अच्छी होगी, पाकिस्तान की फौज और मजबूत होगी। जब अवाम और फौज ने मिलकर अभी शिकस्त दी है, अवाम और फौज दोनों फौज और पॉलिटिक्स दोनों जन्म लेती है अवाम के अंदर। अवाम शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पाकिस्तान शुड बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सब अपने अना के घोड़ों से उतरे और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर गुजरे जो हमारी आने वाली नस्लों को जब हम हैंड ओवर करें ये बैटन, तो कम से कम उन्हें 200-250 मीटर की लीड के साथ आगे करें, न कि उन्हें कहे कि हम तो यार 300 मीटर पीछे है तो हमने 400 मीटर की ये रेस जीतनी है, which will not be possible for them। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, वक्त ख़त्म हो गया है। अना के घोड़ों से सबको उतरना चाहिए, बका को ख़तरा है। हमारे साथ उज़ैफ़र रहमान साहब मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब। वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।